हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 10th क्लास है और हम लोग देख रहे थे 10th क्लास को। तो 10th क्लास में हम लोग जो है आपका कृषि पर हम लोग बात कर रहे थे। तो कल हमने कमर्शियल एग्रीकल्चर और बहुत सारे एग्रीकल्चर के जो पार्ट हैं उन पर हमने एक एक करके गौर करके बड़े अच्छे से आपका बात कर ली थी। बाकी शेष पर हम लोग और जो है इसमें आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। और आगे बढ़ के उन पर हम लोग आपका गौर करके भी देखेंगे, ठीक है ना। तो बागवानी फसल को हम लोग कल पढ़ लिए थे, चाय का को हम लोग देखे थे, कॉफी को, सूरजमुखी को, आपका मूंगफली को, गन्ने को, तिलहन को, दलहन को, इन सारी फसलों को हम लोग कल आपके जो है अपने लेक्चर में देख चुके थे। आज के लेक्चर में अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां तक देख रहे हो। चलिए, देख लिया। अब देखिए क्या बात कर रहा है कि भारत का मटर, गोभी, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। यानी कि ये कुछ ऐसी सब्जी हैं जिनमें आप देखोगे तो भारत क्या है, वो आपका लीडिंग रोल करता है इनमें। इनमें करता है, ये कुछ ऐसी आपका सब्जियां हैं जिनमें क्या है, भारत आपका लीडिंग जो रोल है वो आपका करता है, ठीक। अब देखिए, आप मटर को देख सकते हैं, बंद गोभी को देख सकते हैं, फूल गोभी इस तरह से आती है। ये आपका टमाटर है और ये बैंगन। आज के समय में तो जो आपके टमाटर है वो आसमान छू रहे हैं, क्लियर है, ठीक। आगे देखिए, और कह रहे हैं जो मेलवाड़ी पेड़ में हरे पत्ते पर फसल होता है, रेशम उत्पादन ये अलग होगा। चलिए, देख लिया। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग इसमें बात करते हैं। अब कह रहे हैं कुछ ऐसी फसल है जिनको हम अखाद्य रूप में ऐड करते हैं। ऐसे आप यूज करते हैं अखाद्य रूप में। अखाद्य में देखिए, जैसे रबड़ भूमध्य क्षेत्र की फसल है, यानी कि ये कहां पर होगा, जहां पर आपका भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर वाला जो क्षेत्र है, जो आपको 0 डिग्री के आसपास के जो भी आपकी चीजें होंगी उनमें क्या होगा, इसकी अधिक आपकी प्रधानता होगी। आप देखते हैं जब भी रबड़ होता है जहां पर गर्मी उष्णता ज्यादा होगी, क्लियर है, उस स्थिति में और उपोष्ण स्थिति में जो है आपका रबड़ के पौधों को अच्छा उगा सकते हैं। अगर आप ये कहने लग जाएं कि आपका रबड़ का पौधा उत्तरकाशी में अच्छा होता है, तो वहां नहीं हो सकता, क्योंकि वहां कैसी है, वहां जलवायु आपका शीत है और शीतोष्ण है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। तो कह रहे हैं परंतु विशेष परिस्थितियों में कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी उगाई जाती है। इसके लिए आपको 200 सेंटीमीटर से अधिक की आपकी वर्षा की जरूरत होती है और 25 डिग्री जो आपका सेल्सियस से अधिक आपके तापमान की आवश्यकता है, यानी कि कम से कम 25 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा अगर है और वहां की जो वायु है उसमें क्या है, नमी रहनी चाहिए और आर्द्रता होनी चाहिए, तो जलवायु इस तरह की आवश्यक है, तभी आप क्या कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं, क्लियर है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा फल है जो प्रयुक्त होता है। आप कह रहे हैं रबड़ एक कैसा है, कच्चा फल है, फसल है, जो क्या होता है आपके उद्योग में होता है। इसके प्रमुख रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियां में उगाया जाता है। कुछ ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे कि यह कर्नाटक है, अंडमान निकोबार है, इसमें द्वीप समूह है, इसमें मेघालय में कुछ गारो खासों की पहाड़ियां हैं, इनमें ये विशेषकर आपका इस क्षेत्र में ये सारी चीजें उगाई जाती है। आप कह रहे हैं कि उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो आपका रबड़ से बनती हैं और हम उनका प्रयोग करते हैं। बताइए कौन कौन सी चीजें हैं जिनका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक।
रेशेदार फसलें कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख फसल है। क्या है ये आपकी? 4 ऐसी प्रमुख फसल है जो कहाँ उगाई जाती हैं, आप देखेंगे तो ये भारत में उगाई जाती है। ऐसी हैं ये रेशेदार है, कपास हो गया, जूट हो गया, सन हो गया और नेचुरल जो रेशम है। क्लियर है? ये 4 है। इनमें पहली 3 मिट्टी में फसल उगने से प्राप्त होती है। चौथी जो होती है वो रेशम के कीड़े कोकून कोकून से प्राप्त होती है। रेशम का कीड़ा क्या करता है, शहतूत पर रहता है, उसको खाता है और जो उसका वेस्ट होता है उसी वेस्ट से बनता है आपका रेशम। क्या बनता है? रेशम। जो मालबारी पेड़ की यानी कि जो आपका शहतूत है कि पेड़ की पत्तियों पर फलता है और रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को रेशम उत्पादन यानी कि आपके सीरीकल्चर भी हम लोग कहते हैं। तो पता लग गया रेशम किस तरह से भारत में आपका पैदा होता है। आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से पता कर सकते हैं। क्लियर है? तो इतना आपको देखने की और इतना बेसिकली पता करने की आपको जरूरत है। चलिए इससे आगे बढ़े और कोई सी का डाउट। देखिए अगली बात कर रहे हैं कपास पर, कॉटन कल्टीवेशन। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। भारत को कपास के पौधों का मूल माना जाता है। कपास की अगर हम बात करें, सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक कच्चा प्रमुख माल है। किसमें है? सूती कपड़े में कैसा है? एक कच्चे माल की तरह यानी कि रॉ मटेरियल की तरह हम लोग कॉटन को यानी कपास को यूज करते हैं। कपास का जो उत्पादन है विश्व में चाइना के बाद दूसरा स्थान है। यानी कि आप देख रहे हैं हम चाइना को मात नहीं दे पा रहे, प्रथम नंबर पर चाइना ही बना हुआ है कुछ चीजों में। कौन है? चाइना ही बना हुआ है। दक्कन पठार शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन में उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए तापमान, हल्की वर्षा, सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और आपका खिली धूप आवश्यक है। अब देखिए कितनी तगड़ी कंडीशन है। इस फसल को उगाने के लिए सबसे पहले तो हमको कौन सी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी यानी कि जलोढ़ टाइप की मिट्टी चाहिए। दूसरा, उगाने के लिए टेम्परेचर उच्च चाहिए यानी कि तापमान अच्छा हो, और तापमान अच्छा हो तो बारिश हल्की होनी चाहिए, सिंचाई हो या तो बारिश की जगह, और 210 दिन पाला रहित फसल होनी चाहिए। और कैसी हो? खिलखिलाती धूप हो यानी कि धूप का चटका अच्छा हो, ताकि जो आपकी कपास है वो बीजों से बाहर निकल सके। ये रहा कपास, देख रहे हो? इस तरह का होता है कपास का पौधा। तो ये कहाँ होगा? तो कपास कहां पर होती है? गुजरात। ठीक, गुजरात के साथ साथ आप देखेंगे पंजाब, सिंध प्रांत। क्लियर है? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम कि जितने भी आपके कोस्टल एरिया के कुछ पास पड़ोस के क्षेत्र हैं उनमें ये आपका बहुत बड़ी मात्रा के रूप में हम लोग कॉटन कल्टीवेशन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल इस साइड में हम लोग करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा वहां पर आपका कपड़ा मिल बहुत अधिक मात्रा में है दक्षिण भारत में। क्लियर हो? चाहे आपका तमिलनाडु रहा हो, चाहे आपका कर्नाटक वगैरह, वहां पर क्या है, ये इस तरह की बहुत मिलें हैं। क्लियर है? देख लिया। अब देखिए पक्का तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। कह रहे हैं कि जो आपके कपास का पौधा है उसको तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इसके कपास के प्रमुख राज्य हैं। मध्य प्रदेश में भी होती है, कर्नाटक में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इन सब जगह क्या होती है आपकी कपास का कॉटन कल्टीवेशन होता है। ठीक, अब इसके बाद है जूट। क्या देख रहे हैं? जूट की हम लोग आपका बेसिकली बात कर रहे हैं। जूट कहाँ होता है? तो अगर आप जूट को देखेंगे तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। कैसा रेशा है?
सुनहरा रेशा हम लोग क्या करते हैं, जूट को बोलते हैं। क्यों बोलते होंगे सुनहरा रेशा? है बच्चों? चलिए, जूट की फसल बाढ़ के मैदानी में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां पर हर वर्ष बाढ़ आई से नई मिट्टी का जमाव होता है। इसके बढ़ने के समय में उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय में जूट का उत्पादन होता है। इसका प्रयोग बोरी, चटाई, रस्सियां, तंतु, धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा करता है इन सभी के लिए। और आपको पता होगा, जूट का जो पूरा क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, अब तो है, लेकिन आजादी से पहले जो पूरा बांग्लादेश था वो पहला पूरा किसमें था, भारत में। तो आप सोच के देखिए कितने बड़े मात्रा के रूप में जूट है, उसका उत्पादन भारत में होता था। तो आप इसको समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में जो है जूट का उत्पादन हम लोग इसमें आपका करते थे। ठीक। दूसरी ओर दस्तकारी एवं वस्तु बनाने के लिए भी किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेतों और पैकेजिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम है। अब कैसा हो गया, कृत्रिम रेशे आ रहे हैं और विशेषकर जो आपका नायलॉन आ रहा है, उस पैकिंग ने क्या कर दिया है, इसकी जो मांग है उसकी मांग को घटा दिया है। किसने घटा दिया है? आपका तो नायलॉन ने घटा दी है जूट की मांग। ठीक। आप कह रहे हैं प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसा कि हम पहले बताया गया है कि भारत में हजारों वर्षों से की जा रही है। आप कह रहे हैं कि जो अगर हम वो बात करते हैं प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, हमने क्या करे हैं, यानी कि टेक्निकल और जो आपका इंस्टीट्यूशनल जो आपके चेंजेस हुए हैं, अगर हम बेसिकली उनकी बात करते हैं और उनको देखते भी हैं, तो क्या रिफॉर्म हमने करे हैं, थोड़ा सा उस पर हम लोग आपका बात करते हैं। तो देखिए, भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के उपयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हुआ है। यानी कि इसकी वजह से क्या हुआ है, हमारी कृषि का जो आपका डेवलपमेंट है वो आपका रुका है तथा इसकी मंद गति हो जाती है। सिंचाई के माध्यम से होने के उपरांत भी देश में एक बहुत बड़ा भाग अभी भी किसान की खेती बाड़ी के लिए आपका, आप देखते हैं क्या है, खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर आपका निर्भर रहता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक, क्या कह रहे हैं, 60% से भी अधिक लोग आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। ठीक। स्वतंत्रता के पश्चात देश के संस्थागत सुधार करने के लिए जोत की चकबंदी, सहकारिता, जमींदारी और समाप्ता की करने की प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य है। भूमि की पुश्तैनी अधिकार का यही कारण है कि टुकड़ों में बांट दी जा रही है, जिससे चकबंदी अनिवार्य है। कि अब क्या करना चाहिए हमें, आपका अब जो भूमि है जो आपके पुश्तैनी अधिकार के कारण क्या हो रही है, टुकड़ों में बट रही है। मान लीजिए 10 बीघा जमीन थी, अब उसके 2 बच्चे हो गए, तो कितने पार्ट हो गए, 10 के, 5 बीघा इस पर, 5 इस पर, मान लीजिए इसके फिर कितना हो गए आपका 3 बच्चे, 2 बच्चे हो गए, तो 1/2 इसके पास हो गई प्लस 1/2 इसके पास हो गई। इसका मान लीजिए आपके फिर कितने बच्चे हो गए, 2 हो गए। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये जमीन आपकी अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भाग में टूटती जा रही है, जिसके लिए हमें चकबंदी की बहुत ज्यादा आपकी जरूरत है। और हमें इसके लिए महसूस करना भी चाहिए कि चकबंदी कैसे हो। क्लियर है? इसलिए क्या कह रहे हैं, भूमि पर हमको क्या करना होगा, भूमि के पुश्तैनी अधिकार के कारण जो है यह टुकड़ों में बांटी जाती है, जिसे चकबंदी करना अनिवार्य है। और कैसा है, चकबंदी करना अनिवार्य है। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इनके लागू करने के तरीके ढीले हैं।
1960 और 1970 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेजिंग तकनीकी के आधार रहित हरित क्रांति, श्वेत क्रांति जैसे कृषि सुधार के लिए कुछ परिमाण आरंभ भी किए गए, परंतु उसके कारण विकास के कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहा। 1980 तथा 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधार पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी के लिए फसल कीमती प्रदान और किसानों की दरों की ऋण की सुविधा प्रदान करने में ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। तो ये सारी ऐसी चीजें थी जिनके माध्यम से हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली कृषि में सुधार की कोशिश थी कि ग्रामीण बैंकों को बनाया जाए, सहकारी जो समिति उनका गठन किया जाए, बैंकों की स्थापना की जाए और आपका सम्मिलित की जाए। तो इन सारी चीजों पर हम लोग आपका गौर कर रहे हैं। ठीक, ये चीजें कैसी हैं, बहुत जरूरी। चलिए, तो क्या क्या कह रहे हैं, किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, ठीक, और ये देखिए ये मशीन। अब कह रहे हैं PSI की भी शुरुआत की। इसके अलावा आकाशवाणी, दूरदर्शन पर किसानों को मौसम की जानकारी देने के लिए बुलेटिन यानी कि समाचार, कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए। किसानों को बिचौलिया और दलाल के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक तरीके मूल्यों पर घोषणा कर दी। ठीक, कृषि में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत 2011 की जनगणना में देश की लगभग 54.6% जनसंख्या रोजगार और आजीविका की संसाधन थी। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रतिरोध अर्थव्यवस्था के इन क्षेत्रों में गिरावट लाए जाने और समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। ऐसे हैं बहुत बड़े आपके व्यापक आपके निहितार्थ है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत ने इसके आधुनिक के लिए भयंकर प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवा, पशु प्रजनन केंद्र, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान, मौसम के पूर्व अनुमान, संसाधन विकास और विकास को वार्ता दी गई है। कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने और सहयोग देने के लिए भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर अभियान के तहत कई पहल की गई है। क्लियर है? इनके बारे में जानकारी एकत्रित करें और पढ़ें। आप सोच के देखिए सरकार ने कितने कार्यक्रम चलाए कि पहला प्रयास किया कि भारतीय कृषि में सुधार हो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और आपके विश्वविद्यालयों की स्थापना की, पशु चिकित्सा सेवा की, आपके पशु प्रजनन केंद्र की, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान, मौसम पूर्वानुमान, क्षेत्र अनुसंधान और विकास को इन सब की वार्ता दी। और बहुत सारे सरकार ने, भारत सरकार में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत सरकार ने कई तरह के अभियान जो है वो भी आपके चलाए हैं, ताकि हमारे किसान क्या हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। ठीक, अब देखिए वैश्वीकरण का प्रभाव कृषि पर। वैश्वीकरण कई घटना नहीं है, उपनिवेश काल में यही एक स्थिति मौजूद थी। 19वीं सदी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आ रहे थे तो उस समय भी भारतीय मसले विश्व के विभिन्न आपके निर्यात किया जा रहा था। मसालों को हम बहुत जगह भेज रहे थे। दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आज भी गरम मसाले भारत में निर्यात किए जाते हैं। ब्रिटिश काल में
अंग्रेजी भारत कपास के क्षेत्र की ओर आकर्षक हुए। भारतीय कपास के ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग में होने वाली पैदावार, उत्तम किस्म की जो आपकी कपास उसकी उपलब्धता फल फूली। 1917 में बिहार में हुए चंपारण के आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसमें सुधार के लिए कई किसानों ने नील खेती करने के लिए दबाव डाला गया। नील ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के आपके कच्चे माल कच्चा था, इसलिए किसान भड़क गए क्योंकि उन्हें उपभोक्ता के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों के सामने कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि चावल, कपास, रबड़, चाय, जूट, मसाला प्रमुख उत्पाद फसल होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके सामने कृषि की अत्यधिक सहायता दी जाती थी, यानी कि सहायकीय मतलब आपका सब्सिडी। और देश क्या कर रहे थे, क्योंकि अन्य देश आपके कृषि में क्या देते थे, आपके सब्सिडी, जिससे वहां की कृषि क्या हो रही थी, आपका डेवलप हो रही थी। ठीक, अब कह रहे हैं कि सागौन के कॉलोन क्लोन, सागौन का जो आपका पौधा होता है, आप देखिए उसी क्लोन को रखा गया। ठीक, आज भारतीय कृषि दोहरे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभप्रद बनाया है। सीमांत और छोटे किसान की स्थिति में आपके सुधार लाने पर जोर है। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वादा किया था, परंतु आज भी कई आपके विवादों में घिरी है। आरोप यह लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रासायनिक का प्रयोग अधिक और जल धातुओं को सुखाने के लिए जैव विविधता लुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। आज जीन क्रांति आपके संकेत शब्द है जिनके लिए इंजीनियरिंग सम्मिलित है। ठीक, हम जिसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है ना। वास्तव में कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरक और कीटनाशकों जैसे कारखानों से निर्मित और रसायन के बिना नहीं की जा सकती, इसलिए पर्यावरण इसका नकारात्मक प्रभाव डालता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोत पर यदि खाद्यान्न की खेती होती है तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में है। भारत में 83.3 करोड़ लोग, लगभग 25 करोड़ लोग हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। एक प्रकार की कृषि के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को शस्य करना है और खाद्यान्न के लिए अधिक कीमतों फसल उगानी चाहिए, इससे आमदनी अधिक होगी। इसके कारण आपके पर्यावरण निम्नीकरण की कमी आएगी। फलों, औद्योगिक बायोडीजल फसल जैसे आपका जेट्रोफा, जोरबा और फलों पर आपका सब्जी को उगाने के लिए चावल, गन्ने पर बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में सिंचाई की विविधता के प्रकार में जो है बहुत सारी कमी है, फसलों में क्या आ रही है, निरंतर कमी आ रही है। तो इस तरह से जो है ये पूरा जो आपका चैप्टर है समाप्त हो गया। अब देखिए, जब गेहूं की फसल या कोई भी फसल आपकी उगाई जाती है तो उस समय कीट हमको परेशान करते हैं, उनको मारने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। देखिए, दो किसान क्या कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में कीटनाशकों को मारने के लिए, मतलब कीटों को मारने के लिए आपका कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। देख लीजिए, देख लिया। इस तरह से क्या है, हमारी कृषि का पूरा पार्ट हमने देखा। बहुत बड़ा रोल निभाती है कृषि, लोगों को खाद्यान्न, लोग ना, भारत की कितनी बड़ी पॉपुलेशन इसी पर डिपेंडेंट है। तो हमारी अर्थव्यवस्था की और हमारी रीढ़ है हमारी कृषि, तो हमको इसको बढ़ावा देना चाहिए, इसमें निवेश करना चाहिए और ये किस तरह से उन्नत हो इसकी हमको तकनीकी समझ रखनी चाहिए। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और धन्यवाद।